सॉल्व कर पाए। हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको इतना सा मतलब नॉलेज हो जाए कि आप किसी भी सवाल को देखते ही उसको समझ जाएंगे कि आपका ये सवाल कैसे बनने वाला है। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों, आज से हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया है। कल से ही हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया, लेकिन कल के वीडियो हम लोगों ने क्या समझे थे, उसके पूरे सिलेबस को समझे थे कि क्लास 12 के मैथ में हम लोगों का क्या क्या सिलेबस है। उन सारे सिलेबस को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ चुके थे और उसमें से क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर चुके थे पिछले वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने किसी भी चीज को अगर पढ़ते हैं तो उसके सिलेबस को जानना, उसको परखना बहुत ही जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हमको इस चैप्टर से क्या क्या चीज पढ़ना है और क्या क्या चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में लोगों ने बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में, जो कि आपको यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के। जैसे कि आपको बताए थे कि हम लोगों ने जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, और उससे जो रिलेटेड चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने जितने भी क्लास 12 के जो आपका सिलेबस है वो एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, दूसरी तरफ हम लोगों ने एक दूसरे से रिलेट करके सारे चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो सारे चीज हमारे दिमाग में क्या होगा, सेट होते चले जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में लोगों ने मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं, उसके डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं, उसके इंट्रोडक्शन जितने भी पार्ट है सारे थ्योरी को भी एक साथ पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ एग्जांपल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको जानना बहुत जरूरी है, और यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो के साथ बने रहेंगे, एंड लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने आज क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और इससे जो रिलेटेड चैप्टर है वो क्या, डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अवयाहो कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयाहो कहते हैं। ठीक है, हम जो नोट्स दिए हैं यहाँ पे दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में समझेंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में समझेंगे। क्लियर है? चलिए आइए इसको समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, इसको किसने लाया, कौन मैथमेटिशियन थे जो मैट्रिक्स को सिलेबस के अंदर में लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक्स इज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर केली इन 1850 में इसको लेके आया था। कौन थे? आर्थर केली, जो नाम थे, कहाँ के थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, मैट्रिक्स का खोज किसने किया, आर्थर केली के द्वारा किया गया। कब? 1850 में। हिंदी वाले भी समझेंगे। एंड आर्थर केली का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1821 और जब इसकी मृत्यु है कब, 1895 में हो गया था। ठीक है, इतने बात ये तो बेसिक था। जो इनको मैट्रिक्स को लेके आया सिलेबस के अंदर में, उसका नाम क्या था, आर्थर केली था। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था, 1821 में हुआ था, और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1895 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से समझते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिएगा, इसका जो डेफिनेशन है, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। समझ में आया? अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी कि रो और कॉलम को जो अरेंजमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे आपके लिए साफ साफ शब्दों में लिखा गया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि व्हाट इज रो एंड कॉलम। अब रो कॉलम किसे कहा जाता है, इसके बारे में दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रो हॉरिजॉन्टल लाइन समझते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। बात समझ में आ गया? उसके बाद है कॉलम। कॉलम किसे कहा जाता है, कॉलम या वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। बात समझ में आ गया? उसके बाद देखिए नोट्स के रूप में भी कुछ दे दिए हैं आपके लिए, जो कि आपको पूरे अच्छे से क्लियर दिखे। समझ में आ गया? द नंबर ऑफ रो इज डिनोटेड बाय एम, यानी कि रो को जो डिनोट किया जाता है किसके द्वारा, एम के द्वारा। किसके द्वारा, छोटी एम के द्वारा। समझ में आ गया? एंड नंबर ऑफ कॉलम इज डिनोटेड बाय एन। नंबर ऑफ कॉलम को जब डिनोट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, छोटी एन से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? उसके बाद है कि व्हाट इज हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल क्या होता है, ये सवाल भी बहुत सारे बच्चे के मन में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल लाइन किसे कहते हैं एंड वर्टिकल लाइन किसे कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया साफ साफ शब्दों में। क्लियर? कहते हैं ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया? कहता है ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके एक्सिस,
एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होते हैं उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक्स वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और इसी के पैरेलल में तो ये है ना, ये पार्ट, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को बोला जाता है। क्लियर है, इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोला जाता है। यहाँ पे वही बोला गया कि ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ आगे की क्राइटेरिया को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिकल लाइन। कौन सा लाइन, वर्टिकल लाइन, ए लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, कहते हैं वैसा लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल में है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर पे देख पा रहे हैं, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन सा लाइन है, इस लाइन को ही वर्टिकल लाइन बोला जाता है। याद रहेगा, वर्टिकल लाइन कैसा होता है, ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। समझ में आ गया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया होगा सभी को, सभी से ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो कैसा होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये मैट्रिक्स का सवाल है, इसके सिंबल को देख के हम लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, इसका जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसा भी होता है एंड ऐसा भी होता है। ठीक है, तीन सिंबल आपको दे रखा है, आपको जो पसंद आएगा वो आप रख लीजिएगा। ठीक है, एक ऐसा भी होता है, एक ऐसा भी होता है एंड एक ऐसा भी होता है। ठीक है, तीन आपको सिंबल दे रखा है, आपको जो पसंद आएगा आप उसको रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कि ए बी सी डी ई। ठीक है, डॉट डॉट, आगे आपको कुछ और भी मानना होगा, लेकिन इसको डिनोट करते हैं क्या, कैपिटल लेटर से। ठीक है, इसके रो एंड कॉलम को स्मॉल, रो को किससे, एम से, एंड कॉलम को एन से, जैसे कि आपको पीछे बताया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट होंगे उसको एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, यानी कि मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट को, यानी कि एलिमेंट जो उसके अंदर में बनते हैं, जैसे कि इस तरह से सवाल है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 दे दिया, इन सारी चीजों को हम लोगों ने स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया ए बी सी डी ई, अब इस तरह से क्या है, स्मॉल लेटर में दिया है, आपको आगे जहां तक जाना है आप जा सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे एलिमेंट को किससे, स्मॉल लेटर से, और मैट्रिक्स को किससे, कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा जाएगा कि ए इक्वल टू, इस तरह से दिया जाएगा, ए इक्वल टू, इस तरह से दिया जाएगा मैट्रिक का सिंबल, और उसके अंदर 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा जाता है। इसके जो एलिमेंट है इसको हम लोग स्मॉल लेटर से, और ये कैपिटल लेटर लिखा गया, इससे क्या होता है, ये मैट्रिक्स के सवाल है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए दे रखा है ए इक्वल टू क्या, ए बी सी डी। ठीक है, और ए इक्वल टू ए बी, यहाँ पे सिंबल दिखाएगा, इस तरह से भी रख सकते हैं आप, इस तरह से भी रख सकते हैं, एंड और इस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे तीनों सिंबल में आप इसको अच्छे तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये जो रो है यहाँ पे क्या है, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, किसका है, ये जो सिंबल है ये किसका है, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स का, और उसके एलिमेंट कहाँ पे, उसके डिब्बे के अंदर में है, इसे हम लोग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या है, सिंबल है, उसके सिंबल, जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताएं, ये जो पार्ट है ये उसके सिंबल है, इसको देख के ही हम लोग समझेंगे कि ये मैट्रिक्स का सवाल है। ठीक है, डिटरमिनेंट का सिंबल फिर अलग हो जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स का यहाँ पे अलग है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा तो ये किसका है, मैट्रिक्स का सिंबल है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आपके सिलेबस में भी था, कल हम लोगों ने पढ़े थे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़े, मैट्रिक्स क्या है, उसके सिंबल क्या है, उससे कैसे डिनोट करते हैं, किस लेटर से उसको डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, समझे। उसके बाद आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसके टाइप को पढ़ते हैं, उसके प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कौन है, सिंगल मैट्रिक्स। कौन सा है, सिंगल मैट्रिक्स, जो कि सिंगल है। कहता है कि उसका जो डेफिनेशन है, इफ ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड वन कॉलम, कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड वन कॉलम इज कॉल्ड सिंगल मैट्रिक्स, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो तथा एक कॉलम हो, क्या हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो तथा एक कॉलम हो, उसे क्या कहते हैं, सिंगल मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गया, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो
तथा एक कॉलम हो उसे सिंगल मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 दिया, यानी कि इसमें क्या है, एक ही रो है और एक ही कॉलम दिया है। इसे क्या बोलते हैं, यानी कि एम बराबर भी 1 है और एन बराबर भी 1 है। एम किसको बोलते हैं, रो को, एन किसको बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल रो है एंड सिंगल कॉलम है, इसलिए ये क्या है, सिंगल मैट्रिक्स। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि रो मैट्रिक्स। अब हम लोग रो मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स किससे कहा जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। If a matrix having only one row, if a matrix having only one row is called row matrix, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। समझ में आ गया। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या दिया, 1 2 3 4 दिया है। यहाँ पे क्या है, एक ही रो तो है, इसमें एक ही रो, कॉलम की संख्या ज्यादा है लेकिन रो कितना है, एक ही रो है। यहाँ पे दिया है कि इफ ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एम इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 4, यानी कि कॉलम की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है, और रो की संख्या कितनी है, 1 है। समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नोट करके कुछ दिए हैं आपके लिए कि चूंकि यहाँ एम क्या है, एम क्या है, रो है, रो की संख्या कितना है, 1 है। ये रो मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में एम इक्वल टू 1 रहना चाहिए, एन चाहे जितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर करके आपके लिए सभी पॉइंट को लिख दिए हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से मैट्रिक्स के जितने भी डेफिनेशन है, उसके जितने भी थ्योरी है, सारी बात समझ में आ जाए। जब आप चैप्टर को जब पलटेंगे तो वहां से आपको सारे सवाल, बहुत सारे सवाल जो है आपके दिमाग में उसके आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे वहां भी हम लोगों ने पढ़े रो मैट्रिक्स, यहाँ पे उसके बाद है कॉलम। रो के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम लोगों ने कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, इफ ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। कितना कॉलम हो, एक कॉलम हो, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि एग्जांपल ए इक्वल टू दिया है 5 6 7, यहाँ देखिए सिर्फ कॉलम पे है ना। इसमें कितने कॉलम है, 1 कॉलम है। रो की संख्या कितनी है, 1 2 3 है। कितना है, 3 है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एम इक्वल टू 3 एंड एन इक्वल टू 1, यानी कि कॉलम की संख्या 1 है एंड रो की संख्या जितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि हम लोगों ने रो मैट्रिक्स में पढ़े थे। क्लियर। तो हम लोगों ने कॉलम मैट्रिक्स को समझ में आ गया। यहाँ पे क्या किसको बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और रो मैट्रिक्स के बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक रो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है। यहाँ पे नोट के तौर पर इसके बारे में भी लिख दिए हैं कि कॉलम मैट्रिक्स में एन की संख्या 1 होनी चाहिए, चाहे एम जितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोग इस तरह से नोट करेंगे तो आपको जीवन भर ये सारी चीज याद रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इफ नंबर ऑफ रो, इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, आपस में बराबर हो। यानी कि जितने रो होगा उतना कॉलम भी होनी चाहिए, जितना रो उतना कॉलम होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू 2 3 4 5, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 2 है, रो कितने हैं, 2 है। यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या कितने हैं, बराबर, यानी कि एम इक्वल टू क्या दिया है, एन दिया, एम इक्वल टू एन दिया है, इसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे भी क्या है, रो की संख्या 3 है एंड कॉलम की संख्या 3 है। बात समझ में आ गई। इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगा उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, इसके बारे में समझते हैं। कहता है इफ ए मैट्रिक्स, ध्यान समझिएगा, इफ ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो is less than number of column
देन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो, कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू कितना है 1 2 3 एंड 4 5 6 है। यहाँ पे रो की संख्या कितना है 2 है, लेकिन कॉलम की संख्या कितना है 3, यानी कि m इक्वल टू क्या है 3, सॉरी m इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। यहाँ पे देखिए m क्या है, यानी कि रो की संख्या कम है कॉलम की संख्या से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m, यहाँ पे देखिए यहाँ दिया है m, m से बड़ा कौन हो गया n हो गया। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि m की संख्या n की संख्या से क्या है, कम है। m की संख्या जो है n की संख्या से कम है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर से सुनिएगा इसके डेफिनेशन को, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, कॉलम की संख्या से क्या हो, कम हो, उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जांपल को समझ लिए। यहाँ पे देखिएगा कि m की संख्या n की संख्या से क्या है, कम है, वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ रो, n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। m किसको, रो को डिनोट करता है और n किसको, कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स, अब हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज, अब देखिए वहां पे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे, यहाँ पे वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इफ ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाले भी समझिएगा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या क्या हो, कॉलम की संख्या से अधिक हो, रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, तो उसे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। जैसे वहां पे हॉरिजॉन्टल में हुआ था किसका, n की संख्या ज्यादा हुआ था m की संख्या से, यहाँ पे क्या हो गया, m की संख्या ज्यादा हो गया n की संख्या से। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम कितना है 2 है, रो कितना है 3 है, यहाँ पे क्या हो गया m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 2। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि m क्या है, m रो की संख्या n कॉलम की संख्या से क्या अधिक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल सारे समझ में आ गया आपको, m की संख्या n की संख्या से क्या है, अधिक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि लीडिंग डायगोनल्स एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स और इसको कहता है प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ेंगे। या तो आप इसको ये बोल सकते हैं, या तो आप इसको ये बोल सकते हैं, या तो आप इसको ये बोल सकते हैं। क्लियर है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर लीडिंग डायगोनल्स एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ पे देखिए एलिमेंट में क्या क्या दे रखा है, A11 A12 A13 डॉट डॉट कहाँ तक, A1 N तक। उसके बाद सेकेंड रो पे है A21 A22 A23 डॉट डॉट A2N तक, A31 A32 A33 डॉट डॉट A3N तक, और डॉट 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 कहाँ तक AN1 AN2 AN3, यानी कि इस तरह से ANN तक। ठीक है, इसके डायगोनल को पता है, यहाँ पे डायगोनल कौन सा है, यहाँ पे डायगोनल जो होता है ना, इसके विकर्ण होते हैं। यानी कि विकर्ण जो ये लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे घेरा घेरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, A11 A22 A33 डॉट डॉट कहाँ तक ANN तक, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। यानी कि मैट्रिक्स का ये डायगोनल पार्ट है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट है इसको कहता है। और नॉन डायगोनल जो है, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, ये सारे जो पॉइंट है, ये सारे एलिमेंट जो है, ये सारे एलिमेंट ये नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे इसके जो विकर्ण पे, यानी कि इसके जो विकर्ण पे जो एलिमेंट बनेगा, ये क्या कहेगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी को कहा जाता है। क्लियर है। और जो जो एलिमेंट जैसे ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है, नॉन डायगोनल है। क्या है, नॉन डायगोनल है। क्लियर है गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल पे और दिखाना चाहेंगे कि अब A इक्वल टू 203 301 257, तो इसके विकर्ण में कौन कौन आया, देखिए 207 आया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे घेरा हुआ दिख रहा है आपको 207, इसको क्या डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट, यानी विकर्ण के एलिमेंट को ही डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है। समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं अच्छे से। 205 1 2 3, यहाँ पे देखिए m इक्वल टू n, m बराबर n है क्या, इसमें यहाँ पे दो रो कितना है 2 है और कॉलम कितना है 3 है। यहाँ पे m इक्वल टू n नहीं है, यानी कि m जो है n के बराबर में नहीं है।
तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट पॉसिबल। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स जब भी पॉसिबल होगा वो किस पे होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने पढ़े जिसका रो एंड कॉलम क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, रो एंड कॉलम की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। और डायगोनल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा जब दोनों की रो एंड कॉलम की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल आप देखे, इसमें क्या है, इसमें रो एंड कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए नोट के रूप में इसको लिख दिए हैं कि डायगोनल एलिमेंट पॉसिबल होने के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक्स होगा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक में होने चाहिए, यानी कि दिया गया मैट्रिक्स का रो बराबर कॉलम होना चाहिए। बात समझ में आ गई। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, यानी यहाँ पे देखिए दिया कि यदि मैट्रिक्स का रो इक्वल टू कॉलम नहीं, यानी कि बराबर में नहीं होगा, तो उसमें डायगोनल एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने समझे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कोई पूछेगा डायगोनल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, तो आप लोग उसको बताइएगा कि जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो वो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स उसी में पॉसिबल होगा, अन्यथा इसमें नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोगों ने समझ गए। और नॉन डायगोनल कौन सा एलिमेंट होता है, जो कि विकर्ण के इधर उधर जो पार्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विकर्ण की ये सब जो पॉइंट है, ये सब जो पॉइंट है, ये सब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। और डायगोनल एलिमेंट कौन हो गया, जो विकर्ण पे है, यानी कि 207 जो ये क्या है, विकर्ण पे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इसके डेफिनेशन को भी लिख दिए यहाँ पे, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी जीरो। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल पे दे रखा है कि यहाँ पे देखिए इसके डायगोनल पे क्या है, 2 2 2 है, और नॉन डायगोनल क्या है, सभी डायगोनल जीरो है। नॉन डायगोनल जितने भी पार्ट है ये क्या, सब जीरो पार्ट है। यानी कि एम इक्वल टू क्या है, एम बराबर 3, यानी कि 3 रो है और इसमें 3 कॉलम भी है। तो यहाँ पे क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और नॉन डायगोनल पॉइंट इसमें क्या बताया कि जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नोट के रूप में यहाँ पे लिख दिए कि चूंकि इस मैट्रिक्स में m बराबर n है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, और इसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितना भी एलिमेंट है, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो है, इसलिए इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, इस तरह का आप लोग जहां पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कीजिएगा आप लोग कि 1 0 0 0 0 2 0 0 2, यहाँ पे देखिए इसके जो डायगोनल्स है इसमें एक पॉइंट क्या है, जीरो है। लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, कहता है इस मैट्रिक्स में भी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो, इसलिए क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। यानी कि इसके जो इधर वाला जो, अरे भाई ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। तो इसके जो यहाँ पे जो विकर्ण पे देखिए, यहाँ पे 1 है, 0 भी है, लेकिन 2 है, और इसके नॉन डायगोनल सारे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है। ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए सम इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कुछ मुख्य तथ्य यहाँ पे दिया गया जो कि पूरे अच्छे तरीके से और आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। कहता है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि दिया गया मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। कहते हैं सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। ये सब सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकता है, यानी कि डायगोनल, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल में दिखाया कि 2 0 में क्या था, 1 था, ये जो डायगोनल था ये इसके बीच में भी जीरो की संख्या हो सकती है, लेकिन नॉन डायगोनल पूरा जीरो होना ही चाहिए। ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकता है, जैसे एग्जांपल 2 में आपको दिखाया गया है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट जरूरी नहीं है कि सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो विकर्ण पे जो डायगोनल मैट्रिक्स बनते हैं, यहाँ पे 2 2 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके नॉन डायगोनल जो पार्ट है ये जीरो के बराबर में होना ही चाहिए,
तब ही ये पॉसिबल हो सकता है, अन्यथा में नहीं हो सकता है। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, जो कि अच्छा पॉइंट है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल एलिमेंट विल बी सेम। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब उसका डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट बनते हैं, ये सेम जब होगा तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे बनाए हैं, जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, सॉरी, इस तरह से यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे दिए 2 0 0 2, सॉरी यहाँ पे 0 2 0 फिर 0 0 2। यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट जो है क्या होगा, सेम हो गया। सभी में क्या है, 2 2 2 है, सभी में क्या है, 2 2 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। बात क्लियर है। तो आज जितने भी थ्योरी था आपका, आप लोगों ने पढ़े, और कुछ थ्योरी है जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक, आगे मिलेंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको जितने भी और कुछ बचा हुआ है 2 से 3 पॉइंट, उसमें आपको क्लियर करा देंगे। उसके बाद हम लोगों ने उसके एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़े, सभी को अच्छा लगा होगा, सभी को याद हो गया होगा। जैसा कि आपको हर एक पॉइंट पे आपको अच्छे तरीके से क्लियरिटी के साथ आपको बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को सेशन पसंद होगा। तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे अच्छे से, सभी को, जैसा कि आपको नोट्स के थ्रू बताया गया था, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही नोट को बनाइएगा। आपको ये सारी चीज क्या होगा, जीवन भर याद रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। ऐसे ही सारे चैप्टर को हम लोगों ने सबसे पहले उसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके थ्योरी को पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। उसके बाद हम लोग उस एक्सरसाइज को बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हमें आसान लगेगी और ज्यादा चीज समझ में आने वाला होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।